ओके, तो आज का ये क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस कंप्लीट क्लास में चाहे इसका ड्यूरेशन 1 आवर्स 2 आवर्स जितना भी हो, हम लोग कंप्लीटली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ऑल एंगल्स को देखेंगे, उससे रिलेटेड कितने किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। तो एक तरीके से ये मैराथन क्लास होने वाली है। तो थोड़ा सा अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखिएगा क्लास स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इसको फिनिश करने वाले हैं। क्योंकि रीजन क्या है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटे। क्लियर है? चलें स्टार्ट करें। तो यहां पर देखिए, जो हमारी क्लास है उसका बेसिकली टॉपिक है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स को हम लोग देखेंगे कि कौन सा एंगल कहां पर दिया जाता है, उसकी क्या भूमिका होती है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, साथ ही साथ वहां से किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है ना। तो सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो यहां पे देखो, सिंपल सी यदि हम लोग देखने लगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसका मतलब क्या है कि जहां पे हमारा सिंगल कटिंग एज होती है उसको हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। वहीं हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, यानी कि जहां पर मल्टीपल कटिंग एजेस होती हैं वो हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत जैसे कि हमारा मिलिंग कटर, टैप्स, ये सभी हमारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आ जाते हैं। जब हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करते हैं तो यहां पर लेथ टूल की बात करें या फिर शेपर टूल की बात करें, स्लॉटर टूल की बात करें, जहां पर एक सिंगल कटिंग एज होती है वो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। जैसे कि यहां पर आप लोग इमेज में क्या देख पा रहे हो, यहां पे इमेज में आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देख पा रहे हो, बिकॉज यहां पे जो कटिंग एज है वो हमारी एक सिंगल कटिंग एज है, इसीलिए इसको हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। अच्छा, एक और हमारा होता है डबल पॉइंट कटिंग एज, यानी कि जैसे कि हम लोग बात करें किसकी, हम लोग यदि ड्रिल की बात करें तो ड्रिल हमारा किसके अंतर्गत आता है? एंड कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। एंड कटिंग टूल मतलब क्या होता है? देखो, एंड मतलब छोर, यानी कि ऐसा कटिंग टूल जो अपने एंड से कटिंग करता है। जैसे कि यदि हम बात करें एंड कटिंग टूल के अंतर्गत कौन से, पार्टिंग टूल। पार्टिंग टूल अपने सामने से कटिंग करता है, एंड कटिंग टूल इसीलिए बोलते हैं। यदि हम लोग ड्रिल की बात करें, ड्रिल भी हमारा एंड कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें बहुत बेसिक है और ये क्लियर होना चाहिए। तो यदि हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को आज कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, तो यदि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को बेसिकली देखने लगे, यदि इसकी डेफिनेशन को हम लोग बोले तो सिंपल तरीके से बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज अ टूल हैविंग ओनली वन कटिंग एज, यानी कि ऐसा कटिंग टूल जिसमें कटिंग एज केवल एक कटिंग एज होती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यहां पर हम लोग टर्निंग, शेपिंग, प्लानिंग या सिमिलर इस तरीके के जो भी ऑपरेशन होते हैं वहां पर हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जब भी हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से मटेरियल को रिमूव करते हैं तो वो मटेरियल होता है शियर डिफॉर्मेशन की वजह से। यानी कि जो मटेरियल रिमूव होगा वो किसकी वजह से होगा? शियर डिफॉर्मेशन की वजह से। या फिर हम यूं कहें कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो शियर फोर्स लगाता है और वो जो है शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? मटेरियल डिफॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि मटेरियल जो एक सॉलिड मटेरियल है वहां से मटेरियल चिप्स के रूप में बाहर निकलने लगता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कटिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कटिंग टूल को यूज करने का? मेन पर्पस है कि हम लोग जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो भी मशीनिंग ऑपरेशन करें, वहां पर हम लोगों का अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करके हम लोग एक डिजायर्ड शेप या फिर डिजायर्ड डायमेंशन तक पहुंच सकें। तो हमारा मेन उद्देश्य यही होता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के माध्यम से जब हमारी कटिंग होती है तो बेसिकली वो शियर डिफॉर्मेशन की वजह से होती है, यानी कि ये शियर फोर्स लगाता है, और शियर फोर्स जब मटेरियल के शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है, यानी कि शियर स्ट्रेंथ को एक्सीड करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मटेरियल चिप्स के रूप में निकलने लगेगा, और वही हमारी कटिंग प्रोसेस बेसिकली होती है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे ये चीज क्लियर हो रही है। सबसे पहले डेफिनेशन हम लोगों का क्लियर है। दिस इज द वेरी वेरी बेसिक पार्ट जहां पे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब देखो, नेक्स्ट यदि हम लोग इसके पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यानी कि जो औजार के भाग हैं वो हमारे क्या क्या हैं। सबसे पहले समझिएगा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट आप लोग देख रहे हो, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेंक। अब आगे का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्ट हमारा पॉइंट की तरफ इंडिकेट करता है, जहां पे हमारे बाकी सभी कटिंग एंगल्स होते हैं।
नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग बेस बोल देते हैं, रेफरेंस बोल देते हैं, क्योंकि इसी बेस के पैरेलल हम लोग देखते हैं कि टॉप फेस को हम लोग रैक एंगल बनाते हैं। तो कई बार हम यूज करेंगे कि बेस के पैरेलल रेखा और टॉप के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा। तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि यदि हम लोग कटिंग टूल को इमेजिन करें तो वहां पर बेस कहां पर है। ये सैंक का जो निचला हिस्सा है वही हमारा, एक तरीके से हम उसको बेस मान के चलते हैं, आधार मान के चलते हैं। एंड ये हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट है वो बेसिकली सैंक कहलाता है। उसके अलावा देखो, ये हमारा साइड कटिंग एज होता है जो कि एक कटिंग का काम करता है। यदि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेजर फ्लैंक कहलाता है। देखो, मेजर फ्लैंक और माइनर फ्लैंक, दो फ्लैंक हमारे नजर आएंगे। फ्लैंक का मतलब क्या है? कटिंग एज के जो पिछले हिस्सा है वो बेसिकली एक फ्लैंक की तरह हम उसको देखते हैं। तो ये एंड कटिंग एज है। एंड कटिंग एज, जैसे कि हमने बोला कि कोई कटिंग टूल का एक छोर यानी कि एंड, और वहां पर यदि कोई एज बनी हुई है तो वो एंड कटिंग एज कहलाएगी। तो ये एंड कटिंग एज है, और ये वाला फ्लैंक इस फ्लैंक से छोटा है इसलिए इसको माइनर फ्लैंक बोल दिया, और ये फ्लैंक इस फ्लैंक से बड़ा है तो यहां पर हमने इसको मेजर फ्लैंक बोल दिया। ये हील कहलाता है। एंड यहां पे ये हमारा नोज कहलाएगा, और ऊपर वाला जो हमारा सरफेस है वो हमारा फेस कहलाएगा। फेस सरफेस बेस के जस्ट ऊपर, यानी कि बेस के ऊपर यदि हम लोग देखें, अपोजिट देखें, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे कुछ मेन पार्ट्स हैं, और इन्हीं पार्ट्स की मदद से हम लोग सभी एंगल को समझ रहे होंगे। तो इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि सैंक क्या है, बेस क्या है, बाकी फ्लैंक हमारे कहां पर होते हैं। यदि हम लोग एंड की बात करें तो एंड कहां पर है? यदि हम लोग एंड क्लियरेंस एंगल देखेंगे तो हम लोग इस भाग की बात कर रहे होंगे। एंड मतलब कि कटिंग टूल के छोर की बात कर रहे होंगे, एंड की बात कर रहे होंगे। क्लियर हो रहा है? फेस की जब हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा टॉप फेस कहलाता है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो फेस कहलाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करके क्लियर करिए, क्या यहां से कोई कंफ्यूजन है किसी भी स्टूडेंट्स को? यदि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को निकल के आता है तो यहां पे पूछ सकते हैं। किसी भी पार्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हो। एक बार कमेंट करते जाइएगा जिससे कि एक कनेक्टिविटी बनी रहे, और आगे के जो भी डाउट्स आप लोगों के रहे मैं क्विकली उनको कनेक्ट कर सकूं, सो दैट कि सारी चीजें क्लियर होती चले, कोई भी डाउट आप लोगों का ना बचे। क्लियर है? तो यहां पर ये सारे पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारे मेन बेसिक पार्ट है, यहां पे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग यहां पर देखने लगे, नेक्स्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीड टू बी प्रोवाइड एंगल एंड क्लियरेंस। हम लोगों को क्या जरूरत पड़ी कि हम एक कटिंग टूल में इतने सारे एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या विदाउट एंगल हमारा काम नहीं चल सकता? तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नीड है कि किसी भी कटिंग टूल की जो बिट होती है, सैंक होती है, उसके अगले हिस्से को हम एक अलग ही शेप में बना देते हैं, जहां पे हम लोग अलग अलग प्रकार के एंगल प्रोवाइड कर देते हैं। राइट? तो यहां पे सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, नीड टू प्रोवाइड एंगल एंड क्लियरेंस। क्या जरूरत है कि हम कई तरह के क्लियरेंस एंड कई तरह के एंगल बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पे समझिएगा, देखो यहां पे एक चीज समझिएगा, यहां पे मैं एक आप लोगों को फिगर दिखाता हूं। आपको एक फिगर नजर आ रहा होगा, एक फिगर यहां पे नजर आ रहा होगा, एक फिगर यहां पे नजर आ रहा होगा। यदि हम इस फिगर की बात करें, ये हमारी एक तरीके से पेंसिल है और ये हमारी एक ब्लेड है। ब्लेड और पेंसिल, यानी कि जो हमारी पेंसिल होती है उसको आगे से शार्प करने के लिए, तीखा करने के लिए हम लोग ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। राइट? हम लोग क्या करते हैं? ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि जो ब्लेड है, यहां पर यदि आप लोग देखोगे तो यहां पे यदि यहां पे कोई भी क्लियरेंस एंगल हम लोग ना दें तो क्या होगा? क्या ये ब्लेड इस पेंसिल के अंदर इंटर कर पाएगी, मटेरियल को कटिंग कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं पे यदि हम इस ब्लेड को थोड़ा सा ऊपर उठा दें, ऊपर उठाने का मतलब क्या है कि ये मेरा क्लियरेंस एंगल होता है। क्लियरेंस एंगल हमेशा क्या होता है कि ऐसा एंगल जो हमारे जिस मटेरियल की हम कटिंग कर रहे हैं उससे केवल कटिंग एज कांटेक्ट में आए,
टूल का या जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं काटने के लिए उसकी बॉडी पार्ट कांटेक्ट में ना आए, तो वो हमारा क्लियरेंस एंगल होता है। जैसे ही हमने इसको ऊपर उठाया तो देखो ये पूरी की पूरी बॉडी कांटेक्ट में थी, जब हमने इसको ऊपर उठाया तो ये पूरी की पूरी बॉडी हमारी ऊपर हो गई, और ये बॉडी वर्कपीस, ये वर्कपीस मतलब जिसको हम लोग काटने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ में रबिंग एक्शन नहीं हो रहा, रगड़ नहीं खा रही, घिसावट नहीं हो रही, तो ऊपर उठ गई। तो यहां पे जैसे ही हमने क्लियरेंस एंगल दिया तो क्या हो गया, ये जो ब्लेड है वो इसके अंदर इंटर कर गई। समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक चीज समझिएगा, यदि नो क्लियरेंस एंगल, हम कोई भी क्लियरेंस एंगल ना दें, द ब्लेड स्किड्स अलोंग द पेंसिल विदाउट कटिंग। ब्लेड क्या करेगी या कटिंग टूल क्या करेगा, जब हम लोग फोर्स लगाएं तो वहां पे उसके ऊपर स्लाइड करेगा, उसके ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, वो कटिंग नहीं करेगा, वो मटेरियल के अंदर इंटर नहीं करेगा काटने के लिए। सो दैट कि यहां पे क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड कराना जरूरी है। और द ब्लेड, हाँ, जैसे ही जो हमने क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करा है, ब्लेड पेंसिल के अंदर प्रवेश करता है और उसको काटता है। तो यहां पे क्या चीजें समझ में आ रही है कि क्लियरेंस एंगल हमारे लिए जरूरी है ताकि हमारा जो भी टूल है वो वर्कपीस के अंदर इंटर कर सके जब हम लोग वहां पे फोर्स को इंक्रीज करें। राइट? समझ में आ रहा है? यदि क्लियरेंस एंगल नहीं होगा, हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा भी, टूल हमारा स्लाइड करेगा, टूल हमारा शार्प नहीं होगा, यानी कि उसमें कटिंग एज नहीं बनेगी। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, इन्होंने बोला लेथ टूल का कटिंग एक्शन टर्निंग के समय वेजिंग एक्शन कहलाता है। वेज, वेज क्या होता है यहां पे, यदि हम लोग वेज आकार की कटिंग एज को वर्कपीस के अंदर प्रवेश करना होता है तो मेटल को हटाना होता है। वेज क्या होता है यहां पे थोड़ा समझिएगा। देखो, यदि हम लोग वेज की बात करें, यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, वेज मतलब क्या है कि जो भी टूल होगा हमारा, उस टूल का जो हमारा एरिया होगा जिससे मिलके कटिंग एज बनाए। जैसे कि इस केस में हमको क्या नजर आ रहा है कि ये एक ब्लेड है, ये एक ब्लेड है, ये हमारा शार्प पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ये शार्प पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो बना है वो ये पूरा का पूरा एरिया है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया है, ये सॉलिड है। तो ये पूरा जो सॉलिड हिस्सा है वो क्या कहलाता है, वो हमारा वेज एंगल कहलाता है। अब वेज एंगल ही मुख्य इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टूल की स्ट्रेंथ में, कि टूल हमारा कितना स्ट्रेंथेबल है। समझ रहे हो कैसे? जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे हमारा वेज एंगल कम है, क्या नजर आ रहा है, वेज एंगल कम है, और यहां पे वेज एंगल आपका ज्यादा है। ये क्लियर देख पा रहे हो, वेज एंगल यहां पे कम है। यदि हम इससे कंपेयर करें उस सिचुएशन में, तो कम वेज एंगल को हम लोग कहां पर यूज करते हैं, कम वेज एंगल का प्रयोग वुड कटिंग टूल्स, यानी कि जो स्मॉल वेज एंगल है वो शार्प होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। राइट? पतला होगा तो तीखा होगा, और इसका प्रयोग हम बेसिकली कहां पर करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे कि नरम पदार्थ की कटिंग के लिए, जैसे कि लकड़ी है। लेकिन यदि वहीं पे हार्ड मटेरियल की हम लोग बात करते हैं तो हार्ड मटेरियल के लिए हम कैसा वेज एंगल यूज करेंगे, लार्ज वेज एंगल यूज करेंगे, यानी कि बड़ा वेज एंगल यूज करेंगे। राइट? समझ रहे हो? समझ रहे हो? यहां पे चीजें क्लियर हो रही हैं कि वेज एंगल का महत्व क्या है। यदि हम लोग वेज एंगल की बात करें, वेज एंगल का महत्व है, क्या महत्व है कि जितना ज्यादा बड़ा वेज एंगल होगा उतना टूल हमारा स्ट्रेंथेबल होगा, मजबूत होगा। यानी कि हम डायरेक्टली बोले तो बोल सकते हैं कि हार्ड मटेरियल के लिए हम वेज एंगल ज्यादा रखेंगे और सॉफ्ट मटेरियल के लिए वेज एंगल कम रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, यदि वेज एंगल हमारा कम है, इसका मतलब क्या है, कटिंग टूल हमारा शार्प है, और जैसे ही वेज एंगल कम हुआ हमारा क्लियरेंस एंगल एंड रैक एंगल इंक्रीज हो गया। यानी कि ये तीनों चीजें यहां पे समझिएगा, मैं टूल से आपको क्लियर कर देता हूं सो दैट की चीजें आपकी जो है ना एकदम क्लियर हो। यहां पे समझिएगा, हमारे पास में तीन, हमारे पास में क्या रहता है, तीन एंगल होते हैं। देखो इस तरीके का हमारा टूल है ना, इस तरीके का टूल है, ये पैरेलल हिस्सा है, ये टूल है हमारा, है ना। यहां पे हमारे कौन कौन से एंगल नजर आ रहे हैं, यहां पे हमारे कौन कौन से एंगल नजर आ रहे हैं सर, एक तो ये एंगल है, इसको क्या बोलेंगे, क्लियरेंस एंगल। दूसरा हमारा ये एंगल है, इसको क्या बोलेंगे, रैक एंगल।
तो ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा रैक एंगल और ये है हमारा क्लियरेंस एंगल, है ना। और यहां पे देखो दोनों फ्लैंक, यानी कि ये हमारा फ्रंट फ्लैंक हो गया, ये हमारा फेस हो गया। यदि मैं इन दोनों के बीच का एंगल बात करूं, ये वाला एंगल, समझिएगा सारी चीजों को ना अच्छे से समझ लोगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा वेज एंगल, ये है हमारा वेज एंगल। यदि मैं आपसे यूं कहूं कि वेज एंगल प्लस क्लियरेंस एंगल प्लस रैक एंगल बराबर कितना सर, 90 डिग्री। बराबर कितना, 90, क्योंकि ये और ये यदि मैं सबको मिला दूं तो क्या होगा, 90 डिग्री। अब देखो मैं बोल रहा हूं यहां पे क्या कि वेज एंगल मेरा कम हो गया, वेज एंगल कम हो गया मतलब मेरा जो टूल है, टूल का पॉइंट है वो क्या हो गया, पतला हो गया। तो उस कंडीशन में पतला कब होगा, जब मैं इधर से और इधर से ज्यादा घिसूंगा, यानी कि ज्यादा शार्प करूंगा। ज्यादा घिसूंगा मतलब क्या है, मैं रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल को बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या है कि यदि वेज एंगल कम है तो उस सिचुएशन में क्लियरेंस एंगल एंड रैक एंगल ज्यादा होगा। तो देखो यहां पे वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। कहने का मतलब क्या निकल के आ रहा है, हम सभी डॉट को आप आपस में कनेक्ट करते हैं। पहला डॉट तो आपको क्लियर है कि यदि वेज एंगल कम होगा मतलब टूल हमारा कम स्ट्रेंथेबल होगा, यानी कि टूल शार्प तो होगा, तीखा तो होगा, लेकिन मजबूत नहीं होगा। या फिर मैं यूं कहूं कि यदि हम लोग क्लियरेंस एंगल को बहुत ज्यादा कर दें तो क्या होगा, तब भी टूल हमारा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लेकिन शार्प तो होगा, तीखा तो होगा, लेकिन कमजोर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो यहां पे वेज एंगल कम होना मतलब रैक और क्लियरेंस एंगल का बढ़ना, या रैक एंगल क्लियरेंस एंगल कम होना मतलब वेज एंगल का बढ़ना। तो वेज एंगल रैक और क्लियरेंस एंगल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अपोजिट होता है। क्योंकि ये वेज एंगल किससे मिलके बन रहा है भाई, वेज एंगल यदि हम 90 डिग्री में से रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल को माइनस कर दें तो हमारा वेज एंगल निकल के आ रहा है। तो ये चीजें क्लियर हो गई क्या, सबसे पहले आप क्लियर करिए, क्या ये चीजें क्लियर हैं? फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए ये चीज क्लियर है, यहां से दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को, यहां से कोई इशू तो नहीं है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये हमारा एक नींव बनता है, फंडामेंटल बनता है, उसके बाद ही आप आगे की चीजों को समझ पाओगे। यदि यहां पे दिक्कत है तो बताइए, मैं इसको एक बार और क्लियर कर दूंगा, नो इशू। क्लियर है, चलो भाई सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे, क्लियर है यहां पे। अब देखो यहां पे इसी एग्जाम्पल को इन्होंने यहां पे एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। इन्होंने बोला है द ब्लेड शार्पेंड फॉर कटिंग वुड, यानी कि जब हम लोग लकड़ी की कटिंग करते हैं तो वहां पे काफी शार्प ब्लेड होती है। और दूसरी चीज, हम लोग ब्लेड किसका यूज, यदि मटेरियल की कटिंग कर रहे हैं, मेटल की कटिंग कर रहे हैं, धातु की कटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे ब्लेड थोड़ी मोटी होती है। या फिर हम यूं कहें, या फिर हम यूं कहें कि भाई हमारा कोई भी नरम पदार्थ हम काटते हैं, जैसे चाकू की ब्लेड की बात करें, ब्लेड हम लोग नॉर्मल ब्लेड यूज करते हैं काफी शार्प चीज नरम पदार्थ काटने के लिए, वहीं हम चाकू का यूज करते हैं उससे ज्यादा हार्ड मटेरियल कट जाएगा। फिर हम तलवार का यूज करते हैं, भी उससे और ज्यादा कोई हार्ड पदार्थ है वो हम लोग काट देते हैं। तो जैसे जैसे थिकनेस बढ़ रही है, यानी कि कटिंग एज की मोटाई बढ़ रही है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है कि वो उससे हार्ड मटेरियल की कटिंग करते चलेगा। चलिए भाई यहां तक क्लियर है। तो यहां पे हम लोगों ने वेज एंगल को समझा कि बेसिकली वेज एंगल क्या है और कटिंग टूल में वेज एंगल की क्या भूमिका है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो हमारे कई तरह के एंगल होते हैं कटिंग टूल में, और उन एंगल को बनाने के बाद में हमारा एक कटिंग टूल काटने की कंडीशन में आता है जहां पे वो प्रॉपर तरीके से मटेरियल की कटिंग या मशीनिंग कर पाता है। यहां पे कौन कौन से एंगल होते हैं, यदि मुख्य रूप से हम एंगल की बात करने लगे तो हमारा साइड रैक एंगल होता है, राइट। साइड रैक के अलावा बैक रैक या टॉप रैक एंगल होता है, साइड क्लियरेंस एंगल होता है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है, साइड कटिंग एज एंगल होता है, एंड कटिंग एज एंगल होता है। तो इन सभी एंगल को हम लोग एक एक करके समझ रहे होंगे कि कौन से एंगल की क्या भूमिका होती है और उस एंगल को कटिंग टूल के ऊपर कहां पर बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले यहां पर एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये यदि हमारा एक पूरा का पूरा टूल है तो इसके ऊपर
यदि हम डिफरेंट टाइप के एंगल बनाते हैं तो वो किस फेस के ऊपर रहते हैं और कहां पे ग्राइंड किए जाते हैं, सो दैट कि हम अलग अलग जब समझें तो आप लोग उसको इमेजिन कर पाओ। जैसे कि यहां पे हमारी टूल बिट है, यदि हम साइड कटिंग एज एंगल की बात करें तो ये मेरा पूरा का पूरा सॉलिड बिट है, इसको यदि मैं इंक्लाइंड में कटिंग कर दूं तो वहां पे क्या होगा, ये साइड कटिंग एज एंगल होगा। क्लियरेंस एंगल हमेशा जो टूल की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर रेखा और जो सरफेस है उसके बीच का एंगल होता है, समझिएगा, है ना। यदि हम क्लियरेंस एंगल की बात करें, चाहे वह साइड क्लियरेंस हो या फिर एंड क्लियरेंस हो, एंड यहाँ पे कटिंग एज कि किस एंगल में हमारा काटा हुआ है, ये हमारा साइड रैक है, तो यहाँ पे हम लोग ये हमारा साइड फेस में देख रहे हैं, यदि टॉप फेस में देखेंगे तो हमारा टॉप रैक एंगल होगा, राइट। इस तरीके से यदि हम लोग फ्रंट में देखेंगे परपेंडिकुलर रेखा और फ्रंट के जो हमारी सरफेस है उसके बीच का एंगल, तो वो हमारा फ्रंट क्लियरेंस एंगल होगा, है ना, वो हमारा फ्रंट क्लियरेंस एंगल बेसिकली होगा। अब देखो यहां पे समझिएगा, यहां पे समझिएगा, हम लोग एक एक एंगल को समझते चलते हैं जिससे कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो सके। सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले टूल को समझते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट साइड कटिंग एज एंगल, इसको हम लोग अप्रोच एंगल भी बोलते हैं, साइड कटिंग एज एंगल या फिर अप्रोच एंगल यहां पे बोला जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एंगल है हम लोगों के लिए। यहां पे देखो, ये हमारा पूरा का पूरा टूल बिट है, यदि इस टूल बिट को मैं यहां से काटूं, देखो इस तरीके से एंगल में काटूं तो क्या होगा, या तो मैं इसको टूल एक्सिस और यहां पर एंगल ले लूं, या फिर ये और इस सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को ले लूं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, साइड कटिंग है, साइड कटिंग एज एंगल या फिर हम अप्रोच एंगल इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, यदि हम लोग इसकी बात करें, जो साइड कटिंग एज एंगल है या फिर हमारा अप्रोच एंगल है वो कटिंग टूल के साइड पर बनाया जाता है, क्योंकि इसका नेम से ही क्लियर हो रहा है कि हम लोग साइड कटिंग एज एंगल की बात कर रहे हैं। या फिर हम लोग यहां पर देखें कि कटिंग बिकम ऑब्लिक्यू, यानी कि चूंकि हम लोग इसको कैसे काट रहे हैं, इस तरीके से काट रहे हैं, तो यहां पे हमारा कैसी कटिंग होगी, ऑब्लिक्यू कटिंग होगी। अब ऑब्लिक्यू मतलब तिरछी कटिंग होगी। ऑब्लिक्यू एंड ऑर्थोग्राफिक कटिंग, दो प्रकार की कटिंग प्रोसेसेस होती हैं हमारी, अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल समझिएगा ऑब्लिक्यू मतलब क्या है, तिरछा। यहां पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, यदि हम लोग साइड कटिंग एज एंगल की बात करें, वो लगभग 30 डिग्री होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो 25 से 40 डिग्री होती है। यानी कि जो साइड कटिंग एज एंगल हम रखते हैं वो 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रखते हैं, लेकिन सामान्यतः जो साइड कटिंग एज एंगल रखा जाता है वो हम लोगों का 30 डिग्री होता है। क्लियर है। इसके एडवांटेज क्या है ऑब्लिक्यू कटिंग के, कि डेप्थ ऑफ कट हमारी इंक्रीज हो जाती है, स्मूथली हमारा बेसिकली टूल काम कर पाता है। जब हम लोग डेप्थ ऑफ कट लेते हैं तो वाइड एरिया में हमारा जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि कटिंग एज हमारी लंबी हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि चीजें आपकी जो है क्लियर हो सके। यहां पर दो प्रकार की कटिंग प्रोसेसेस होती हैं हमारी, ऑर्थोग्राफिक कटिंग प्रोसेस, ऑर्थोगोनल कटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी ऑब्लिक्यू कटिंग। इन दोनों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है, इन दोनों को ही समझना बेहद महत्वपूर्ण है। वैभव पहले क्लास ले लें, उसके बाद में डिस्कशन करेंगे, लास्ट में 5 मिनट है ना। तो यहां पे देखो समझिएगा, ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है एंड ऑब्लिक्यू कटिंग क्या है, इसको समझिएगा कि ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है, ऑब्लिक्यू कटिंग क्या है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। हमारे दो प्रोसेसेस होते हैं जब हम लोग कटिंग करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, तो दो तरीके से कटिंग हम लोग करते हैं जनरली। यहां पर एक कटिंग होता है कि जहां पे हमारा स्क्वायर शोल्डर बने। स्क्वायर शोल्डर, शोल्डर क्या होता है कि जहां पे दो डायामीटर, जैसे कि एक मेरा बड़ा डायामीटर है और दूसरा डायामीटर मेरा छोटा डायामीटर है, ये दोनों जहां पर मिलते हैं वो एरिया को हम लोग शोल्डर बोलते हैं। जैसे कि हमारा शोल्डर कहां है, ये हमारा एक छोटा डायामीटर हो गया गर्दन, गर्दन और जब ये मिलता है तो ये शोल्डर कहलाता है हमारा ये वाला हिस्सा। इसी तरीके से जब वर्कपीस की बात करते हैं तो ये मेरा बड़ा डायामीटर है, ये छोटा डायामीटर है, ये दोनों जहां पे कनेक्ट हो रहे हैं वो पार्ट हमारा, वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो शोल्डर कहलाता है। अब देखो यहां पे थोड़ा समझिएगा, जब हम लोगों का स्क्वायर शोल्डर बनता है, स्क्वायर शोल्डर का मतलब है कि ये सरफेस और ये सरफेस के बीच का जो एंगल है वो यदि 90 डिग्री होता है तो वहां पे क्या होता है, वो हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस के माध्यम से होता है। तो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में क्या होगा, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में
टूल की कटिंग एज वर्कपीस के एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि यहां पे ये टूल की कटिंग एज है और ये वर्कपीस का एक्सिस है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, राइट। यहां पे फिक्स 90 डिग्री होती है, जब 90 डिग्री रहेगी जब तो यहां पे शोल्डर हमारा 90 डिग्री का बनेगा, स्वाभाविक सी बात है, तो वो हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस होता है। ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस की बात करें तो ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस में ये कटिंग एज हमारे एक पर्टिकुलर एंगल में होती है, राइट, ये हमारे एक पर्टिकुलर एंगल में होती है यदि हम लोग यहां पर देखने लगे। चलिए, अब ये तो हमारा एक मेन डिफरेंस हो गया कि जहां से आप लोग देख पा रहे हो कि क्लियरली समझ पाओगे फिगर देख के कि ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है, ऑब्लिक्यू कटिंग क्या है। अब इसमें मल्टीपल चीजें आती हैं यदि हम लोग देखें, देखो पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाऊंगा सो दैट कि सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे होगे कि कटिंग एज टूल फीड या वर्क फीड की दिशा के लंबवत होता है। एंड यहां पर यदि हम लोग देखें कि जो कटिंग एज है वो टूल फीड या वर्क फीड की दिशा से तीक्ष्ण कोण यानी कि 90 डिग्री पर झुका होता है, 90 डिग्री से कम के कोण पर। अब देखो यहां पर समझो, ये है हमारा टूल, टूल फीड का मतलब क्या है, फीड हम लोग किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में, राइट। तो टूल फीड हमारी ये है और कटिंग एज ये है। टूल फीड और कटिंग एज के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, किसमें, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में। यदि हम लोग ऑब्लिक्यू की बात करें, ये है हमारी टूल की फीडिंग और ये है हमारा कटिंग एज, हमेशा ही जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम यानी कि तीक्ष्ण, या हम लोग बोले शार्प एंगल बोल सकते हैं, राइट। तो यहां पे क्या होता है, तीक्ष्ण कोण या 90 डिग्री से कम या एक्यूट एंगल, वो कुछ भी नाम दे सकता है। तो यहां पे टूल की फीड क्या है, इस डायरेक्शन में, और कटिंग एज, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होगा ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस में। ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में ये एंगल हमारा फिक्स होता है एट अ 90 डिग्री। सबसे पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि चिप फ्लो जो हमारी होती है, चिप्स फ्लो मतलब चिप्स का बहाव, जो चिप्स फ्लो है वो हमारी वेलोसिटी कटिंग एज के लंबवत होती है। वेलोसिटी कटिंग एज मतलब जो हमारी कटिंग एज है तो उसके क्या होगी, लंबवत होती है, यानी कि यहां से जो चिप फ्लो होगी वो हमारे इसके परपेंडिकुलर होगी। यहां पे क्या होगी, उसी के अनुपात में एक एंगुलर होती है। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो यहां पे हमारी चिप फ्लो क्या होती है, वेलोसिटी कटिंग एज के लंबवत होती है। साथ साथ में यहां पर चिप फ्लो की बात करें, वेलोसिटी कटिंग एज से कोण पर बहती है, क्योंकि वहां पे हमारा जो कटिंग एज है वो एक पर्टिकुलर एंगल में है। यदि यहां पर हम लोग देखने लगे तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहां पे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये हो जाता है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपके टूल के फीड और कटिंग एज के बीच का एंगल क्या होता है। सेकेंड चीज, यहां पे कुछ फोर्सेस, जैसे कि हमने देखा कि हमारे कुछ फोर्सेस काम करते हैं, विदाउट फोर्सेस तो हम मटेरियल रिमूव नहीं कर पाएंगे किसी भी मटेरियल से कटिंग टूल के माध्यम से। तो जब हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस करते हैं तो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में क्या होता है, ओनली टू फोर्स एक्ट होते हैं। कौन कौन से फोर्स होते हैं वो, एक तो हमारा कटिंग फोर्सेस होता है, दूसरा हमारा थ्रस्ट फोर्सेस होता है। जब हम लोग ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस करते हैं तो वहां पे एक तीसरा फोर्स भी हमारा काम करता है, जो कि रेडियल फोर्स जिसको हम लोग बोले या फीड फोर्स जिसको बोले। जैसे कि इसमें क्या, कटिंग फोर्सेस, फीड फोर्सेस एंड रेडियल फोर्सेस भी काम यहां पे करने लगता है। चलिए इन फोर्सेस को थोड़ा समझ लो कि कौन सा फोर्सेस कहां पर लगता है और किस तरीके से एक्ट होता है। सबसे पहले समझिएगा, यहां पे इमेज देखिएगा जिससे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का छूटेगा नहीं, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारी मशीनिंग कैसे होती है, लेथ मशीन में यदि हम लोग बात करें, एक वर्कपीस है जो रोटेट करता है, टूल में हम लोग क्या करते हैं, फीड देते हैं, टूल में क्या करते हैं, फीड देते हैं। तो जैसे ही हम लोग टूल को फीड देंगे तो क्या होगा, ये अपोजिट रिएक्ट करेगा। अपोजिट जो रिएक्ट करेगा वो हमारा क्या कहलाता है, यदि इस डायरेक्शन में हम बात करें, ये कहलाता है एफ एफ। एफ एफ का मतलब है फीड फोर्स। एफ एफ का क्या मतलब है, फीड फोर्स। तो इस डायरेक्शन में जो काम करता है, यानी कि फीड के अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाता है, फीड फोर्स हमारा बेसिकली कहलाएगा। दूसरी चीज देखो यहां पे समझिएगा, जब हम लोग किसी घूमते हुए वर्कपीस में, किसी घूमते हुए वर्कपीस में टूल को इंटर करेंगे तो यहां से ऊपर से भी एक लोड एक्ट करेगा, राइट, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है।
जॉब हमारा रोटेट कर रहा है तो ऊपर के फेस के ऊपर यहां पर एक फोर्स काम करेगा, और इसी फोर्स की वजह से हमारा चिप्स रिमूव होता है, और ये फोर्स हमारा कौन सा कहलाता है? कटिंग फोर्स, एफ सी। इसको क्या बोलते हैं? एफ सी फोर्स, जो कि ऊपर की डायरेक्शन से नीचे की तरफ काम कर रहा है। क्योंकि जॉब हमारा इस तरीके से घूम के आ रहा है और इस फेस के ऊपर लोड डाल रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हमारा कौन सा कहलाता है? कटिंग फोर्स कहलाता है। समझ में आ गया? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ सी, यानी कि कटिंग फोर्सेस। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट ये दोनों फोर्स हमारे किस में लगते हैं? चाहे हम लोग फीड फोर्स की बात करें या कटिंग फोर्स की बात करें, ये दोनों फोर्स हमारे ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में लगते हैं। क्योंकि यहां पे जो कटिंग एज है हमारी, वो फीड के परपेंडिकुलर है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फीड हमारी ये है और कटिंग एज ये है। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। इसीलिए यहां पे केवल दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक तो फीड फोर्स एक्ट करेगा, दूसरा कटिंग फोर्स एक्ट करेगा। तीसरा यहां पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारी कटिंग एज सीधी है। या तो कटिंग टूल को धकेलना है तो इस डायरेक्शन में धकेलेगा जॉब, या फिर इस डायरेक्शन में धकेलेगा जॉब। एंगल में ऐसे बाहर को नहीं फेंकेगा, क्योंकि वहां पे हमारी जो कटिंग एज है वो स्ट्रेट है। तो यहां पे कौन से दो फोर्स एक्ट होते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में? कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं सर? हमारा एफ एफ फोर्स एक्ट करता है और एफ सी फोर्स एक्ट करता है, यानी कि फीड फोर्स एक्ट करता है और कटिंग फोर्स एक्ट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? ऑब्लिक क्यू कटिंग प्रोसेस की, तो ऑब्लिक क्यू कटिंग प्रोसेस में बेसिकली जो कटिंग एज होती है वो हमारी क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ फीड और कटिंग एज के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता है। वो 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। तो इस सिचुएशन में थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक फोर्स तो जैसे ही हमने टूल को इस डायरेक्शन में धकेला, जॉब कोशिश करेगा कि इसको बाहर की तरफ फेंकें। यानी कि यदि हम फीड नहीं लगाएं, मान के चलो हम मैनुअल टर्निंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हैंड व्हील को इधर धकेलते हैं तो टूल काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जॉब क्या करता है? टूल को बाहर को फेंकने की कोशिश करता है। वो फोर्स कौन सा कहलाता है? वो फीड फोर्स कहलाता है। ये तो दोनों में, ऑर्थोगोनल में भी लगेगा, ऑब्लिक क्यू में भी लगेगा। दूसरा फोर्स हमारा यहां पे देखिएगा, दूसरा फोर्स जब हमारा वर्कपीस घूम के आता है नीचे की तरफ, तो एफ सी फोर्स यानी कि कटिंग फोर्स काम करता है। अब यहां पे क्या कहानी हो गई? यहां पे हमारी जो कटिंग एज है ना, वो तिरछी कटिंग एज है, यानी कि एक एंगल में कटिंग एज है। तो यहां पे एक और फोर्स एक्ट करता है। जब टूल बाहर को फेंकता है ना, तो ये तिरछा होने की वजह से टूल इस तरीके से बाहर को जाने की कोशिश करता है। जब हम लोग टूल को फीड देंगे, जैसे ही टूल को फीड देंगे तो क्या करेगा? एक तो इधर को भागने की कोशिश करेगा, नीचे को ऊपर से फोर्स लग रहा है, और टूल इधर एंगल में भागने की कोशिश करेगा। तो एक तीसरा फोर्स भी हमारा एक्ट यहां पे करने लगता है, एफ आर फोर्स। तो एफ आर फोर्स हमारा क्या होता है? उसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स या रेडियल फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं या रेडियल फोर्स बोलते हैं। रेडियल क्यों बोलते हैं? ये वर्कपीस के रेडियली काम करता है। समझ में आ रहा है? रेडियली अवे फ्रॉम वर्कपीस, यानी कि रेडियल दिशा में वर्कपीस से दूर धकेलने वाला जो फोर्स कहलाता है वो रेडियल फोर्स बेसिकली कहलाता है। तो यहां पे तीनों फोर्स को समझ लीजिएगा। देखिए, यदि हम लोग बात करें किसकी? ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस की, तो वहां पर दो फोर्स हमारे काम करते हैं, फीड फोर्स एंड कटिंग फोर्स। यदि हम बात करें ऑब्लिक क्यू कटिंग प्रोसेस की, तीन फोर्स हमारे काम करते हैं, फीड फोर्स और कटिंग फोर्स तो यहां काम करते ही हैं। यहां पे एक और एडिशनली फोर्स काम करता है जिसको हम लोग रेडियल फोर्स भी बोलते हैं। तो यहां पे देखिएगा, हम तीनों फोर्स को देख लेते हैं। यदि कटिंग फोर्स की बात करें, इसको टेंजेंटियल फोर्स भी बोलते हैं। टेंजेंटियल फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्कपीस के टेंजेंटियली नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए इसको टेंजेंटियल फोर्स बोलते हैं। टेंजेंटियल टू वर्क सरफेस, जो वर्क सरफेस है उसके टेंजेंटियली वर्क कर रहा है, इसलिए हम लोग कटिंग फोर्स को कई बार टेंजेंटियल फोर्स बोल देगा या कटिंग फोर्स बोल देगा। ये वर्कपीस की सतह से टेंजेंट पर काम जो है कहीं ना कहीं वर्क करता है। दूसरा फीड फोर्स की बात करें,
अलोंग फीड डायरेक्शन क्या है, उसके विपरीत दिशा में काम करता है, तो ये फीड फोर्स होता है। थ्रस्ट फोर्स या रेडियल फोर्स हम लोग बात करें, ये केवल और केवल कहां पर काम करता है, ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस में काम करता है। तो ये चीजें क्लियर है, बताइए, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से घूम जाते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्लियर होना चाहिए, ये चीजें आपको टोटल तरीके से क्लियर होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, विवेक, अश्विनी, कोई डाउट है, दीपक कुमार, ओके, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी फोर्स से रिलेटेड डाउट है पूछ सकते हैं। देखो एक एक चीजें अपन क्लियर करते हुए चलेंगे जिससे कि कोई भी डाउट आपको ना हो, और एक बार आपने चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई भी आपको दिक्कत आए। क्लियर है? चलिए भाई, चलें, थोड़ा पानी पी लें, बिल्कुल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं, कटिंग फोर्स हमारा टेंजेंटियल फोर्स होता है, फीड फोर्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पे दो पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। कौन कौन से पॉइंट क्लियर कर लिए हमने? यहां पे हमने दो पॉइंट क्लियर कर लिए। यदि हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस की बात करें, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, चिप फ्लो क्लियर हो गया, एंड फोर्सेस का भी क्लियर हो गया। यहां पे देखो, यदि हम लोग बात करें इसको, इसे हम लोग टू आयामी यानी कि कंसीडर्ड एज 2D कटिंग बोलते हैं, क्योंकि टू फोर्स काम करते हैं इसीलिए। कंसीडर्ड एज 3D कटिंग बोल देते हैं क्योंकि थ्री फोर्स एक्ट करते हैं इसलिए ऑब्लिक्यू को। एंड यहां पे देखो, इसके एग्जाम्पल की बात करें, अब अभी मैंने एक क्वेश्चन डाला था आपके टेस्ट में, जहां पे मैंने पूछा था कि ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल है, वहां पे मैंने अलग अलग ऑपरेशन आपके ऑप्शन में डाले हुए थे, जहां पे ऑप्शन में एक ऑप्शन था ड्रिलिंग ऑप्शन। तो ड्रिलिंग जो होती है वो कौन से प्रोसेस से कटिंग करती है? यदि हम ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक्यू की बात करें, बताइए, यदि ड्रिलिंग की बात करें, ड्रिलिंग किस प्रोसेस में कटिंग करती है? क्या ऑर्थोग्राफिक प्रोसेस में, या फिर ऑर्थोग्राफिक करेगी, ऑर्थोगोनल करेगी, या ऑब्लिक्यू करेगी? बिल्कुल, ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस है ना, तो वो क्या होती है, ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस। देखिए ऑर्थोगोनल में कौन कौन से एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी कारपेंटरी का जो काम होता है, चीजलिंग वगैरह हम लोग करते हैं, वो सारी चीजें, पार्टिंग ऑफ करना लेथ पर, शाइंग करना, स्लॉटिंग, ये सभी जो है हमारे क्या आ जाते हैं, बेसिकली ऑर्थोगोनल में आ जाते हैं। जहां पे कुल मिला के ये चीज क्लियर होना चाहिए, ऑर्थोगोनल का मतलब है कि जब हम लोग फीड डायरेक्शन की बात करें, जिधर भी हम फीड लगा रहे हैं, वो फीड डायरेक्शन और कटिंग एज के बीच का जो एंगल है, यदि वो 90 डिग्री है, मतलब हम लोग क्या है, वहां पे जो हमारा कटिंग प्रोसेस है वो कौन सा है, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग पार्टिंग ऑफ की बात करें, तो पार्टिंग ऑफ में हमारा क्या होता है, सर फीड तो जैसे ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा पार्टिंग टूल है ना, ये हमारा इस तरीके से, ये हमारा पार्टिंग टूल है। तो पार्टिंग टूल कैसे रहता है सर, इस तरीके से पार्टिंग टूल है। फीड कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, है ना, फीड ऐसे देते हैं। तो यहां पे कटिंग एज कौन सा है, यहां पे कटिंग एज सामने वाला कटिंग एज है, तो फीड की डायरेक्शन ये है, कटिंग एज ये है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो पार्टिंग ऑफ किसके अंतर्गत आ जाता है, ऑर्थोगोनल के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में लेथ पर हम लोग करते हैं कई सारी चीजें, चाहे स्लॉटिंग पर करते हैं, तो लेथ पर हम लोग दोनों ही यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि लेथ पर केवल ऑर्थोगोनल यूज करते हैं। ऑब्लिक्यू में यदि बात करें, टर्निंग में ऑब्लिक्यू भी यूज कर लेते हैं, ऑर्थोगोनल भी यूज कर लेते हैं। मिलिंग में हमारा ऑर्थोगोनल जनरली यूज करते हैं। ड्रिलिंग हमारा प्योरली ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस होता है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे मेन आप लोग जैसे कि टर्निंग ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक्यू दोनों से कर सकते हैं। तो वहां पे मेन मुख्य मुद्दा क्या है कि हमारी फीड डायरेक्शन और कटिंग एज के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल कटिंग है। यदि फीड डायरेक्शन और कटिंग एज के बीच का एंगल हमारा एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, तो हम लोग बोल देंगे क्या, ये ऑब्लिक्यू कटिंग है। जैसे कि हमने ड्रिलिंग को देखा, तो ड्रिलिंग में हम लोग बात करें, ड्रिलिंग में क्या होता है, देखो ड्रिलिंग में जो हमारा ये है मेरा सरफेस, और कटिंग एजेस कैसे होते हैं सर, ये कटिंग एजेस हैं, ये दो कटिंग एजेस हैं। फीड डायरेक्शन क्या है सर, ये फीड डायरेक्शन है, हम तो नीचे की तरफ फीड देते हैं ना डायरेक्ट, ये फीड डायरेक्शन है। तो फीड डायरेक्शन और कटिंग एज के बीच का एंगल क्या है बताइए,
ये फीड डायरेक्शन है, तो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस होगा, राइट। चले यहां से क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे समझिएगा, नेक्स्ट जो हमारा एंगल है वो है हमारा एंड कटिंग एज एंगल। नेक्स्ट एंगल क्या है, बिल्कुल आज पूरा टूल ज्योमेट्री खत्म करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, बस आप बने रहिए, पूरा पूरा टूल ज्योमेट्री विथ एमसीक्यू के साथ में करेंगे, आप निश्चिंत रहो, है ना। चाहे कितनी भी लंबी क्लास हो जाए, आप जुड़े रहिएगा, अपन पूरा करेंगे। चलिए यहां पे देखिएगा, एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल क्या होता है उसको समझिएगा। सबसे पहले फिगर देख लें, ये है फिगर। अब यहां पे एंड कटिंग एज एंगल क्यों बोल रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में जाना था कि एंड एंड कटिंग टूल क्या होते हैं, या टूल का एंड के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं, एंड मतलब ये मेरा पूरा का पूरा टूल है, ये पीछे हमारा सैंक कहलाएगा, और ये वाला हिस्सा ऊपर वाला है, एंड ये वाला एंड यानी कि छोर कहलाएगा। तो जो भी एंगल हम छोर के ऊपर बनाएंगे वो क्या होगा, वो मेरा कहीं ना कहीं एंड कटिंग एज, एंड एंड कटिंग एज एंगल, या कटिंग एज बना रहे हैं तो कटिंग एज एंगल होगा, या एंड क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस बना रहे हैं तो यहां पर हमारा एंड जुड़ेगा। तो यहां पे आप लोग क्या देख पा रहे हो, यदि हम लोग एंड कटिंग एज एंगल की बात करें तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट। यदि एंड कटिंग एज एंगल वह कोण है जो टूल की एंड कटिंग एज और टूल की एक्सेस पर खींची गई लंबवत रेखा के बीच का एंगल होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। द एंड कटिंग एज एंगल इज द एंगल बिटवीन द एंड कटिंग एज ऑफ द टूल एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। क्या बोल रहा है यहां पे, देखिए यहां पे एंड कटिंग एज कौन सी है सर, ये है एंड कटिंग एज, ये एंड कटिंग एज है सर, ये मेरे टूल का एक्सिस है, और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रेखा ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको ट्रायल एंगल या एंड कटिंग एज एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया, टूल का एक्सिस समझ गए, ये मेरा टूल का एक्सिस है ना, ये टूल का एक्सिस है, ये एंड कटिंग एज है, एंड इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रेखा और एंड कटिंग एज के बीच का जो एंगल होगा वो एंड कटिंग एज एंगल कहलाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है। यहां से यदि हम लोग एंड कटिंग एज एंगल की बात करें तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, यदि एंड कटिंग एज एंगल के बारे में बात करें कि जो एंड कटिंग एज एंगल है वो कहां बनता है, यदि हम लोग देखें एंड कटिंग एज एंड टूल के एक्सिस के परपेंडिकुलर रेखा के बीच का जो एंगल है वो एंड कटिंग, ये नॉर्मली 30 डिग्री हम लोग इसको रखते हैं, कितना, ये जनरली 30 डिग्री होता है। यह कोण टूल की नोक यानी कि एंड को वर्कपीस से रगड़ने से बचाता है। इसका काम क्या है, यदि हम लोग काम की बात करें तो दिस एंगल हेल्प टू अवॉइड रबिंग ऑफ द टूल एंड विद द वर्कपीस। अब स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे हम लोग क्लियरेंस भी दे रहे हैं पीछे से, है ना, तो एंड कटिंग एज एंगल का मेन काम क्या है, वहां एक कटिंग एज बना देना ताकि जो हमारा छोर है टूल का वो वर्कपीस के साथ में रबिंग ना हो, रगड़े ना, ये इसका कहीं ना कहीं मेन काम होता है। तो यहां पे नेक्स्ट देखें, जब साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल को मिलाया जाए तो टूल की नोक पर 90 डिग्री का वेज एंगल बनता है। चलिए इसको समझ लेते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट। अभी हमने साइड कटिंग एज एंगल देखा था, साइड कटिंग एज एंगल में हमने क्या देखा था कि यदि जैसे कि देखो मैं यदि इसको यहां पे पूरा इस तरीके से मिला दूं तो ये मेरा कैसा बनेगा सर, मेरा ये सॉलिड टाइप का बन जाएगा, यहां पे ये सॉलिड बन जाएगा। यानी कि देखो यहां से मैंने इसको इस तरफ से ऐसे काट दिया, ये हो गया एंड कटिंग एज एंगल, ओ सॉरी साइड कटिंग एज एंगल। जब मैंने इसको साइड से काटा, साइड से ऑब्लिक्यू काटा तो ये साइड कटिंग एज एंगल हो गया, है ना। और यदि मैंने इसको एंड से काटा, एंड से काटा तो ये एंड कटिंग एज एंगल हो गया। यानी कि यदि हम दोनों को मिला दें, यानी कि इधर हम लोग एंड कटिंग एज एंगल को मिला दें और इधर साइड कटिंग एज एंगल को मिला दें तो क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरी ये 90 डिग्री में से हमने दो कटिंग एज एंगल काट दिए, एक तो साइड कटिंग एज एंगल काट दिया, एंड कटिंग एज एंगल काट दिया, ये तो 90 डिग्री की थी हमारी बिट। समझ में आ गई, समझ में आ गया, यहां पे क्लियर है, क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट्स को। चलिए समझ गए ना, यहां पे जो लास्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, यदि हम लोग साइड कटिंग एज एंगल एंड कटिंग एज एंगल को वेज एंगल में जोड़ दें तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना।
चलें आगे चलें, नेक्स्ट चलें। तो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें एंड कटिंग एज एंगल की, तो एंड कटिंग एज एंगल हमारा कौन सा, ये हमारा ट्रायल एंगल या एंड कटिंग एज एंगल कहलाता है। वेज एंगल हमेशा कौन सा एंगल होगा, जो मटेरियल हमारा बचा हुआ है टूल में, जो चला गया वो अलग अलग एंगल के अंतर्गत चला जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ है वो तो हमारा वेज या पच्चड़ एंगल उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा वेज एंगल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉप और बैक रैक एंगल। दिस इज द इंपॉर्टेंट एंगल, इसको समझिएगा। टॉप रैक एंगल एंड हमारा बैक रैक एंगल, इसको यदि हम लोग बोले, टॉप रैक एंगल क्या है, कटिंग एज के सामने और टूल की टॉप सरफेस के बीच का कोण। यानी कि यहां पर बेसिकली क्या है, कटिंग एज का जो भी हमारा टॉप सरफेस है, यहां पे किस तरीके का स्लोप दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा एंगल होता है। कटिंग एज के सामने और टूल की टॉप सरफेस के बीच का कोण जो होता है वो हमारा कहलाता है। ये चिप बनाने और कटिंग की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि चिप फॉर्मेशन में, मशीनिंग ऑफ कटिंग में ये जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है। यदि हम लोग किसकी बात करें, टॉप रैक एंगल की बात करें, टॉप रैक एंगल हमारा इस स्लोप के अकॉर्डिंग कि क्या ये स्लोप बैक से फ्रंट की तरफ है या फ्रंट से बैक की तरफ है, इसके आधार पर अलग अलग रैक एंगल होते हैं। पॉजिटिव रैक एंगल, निगेटिव रैक एंगल एंड जीरो रैक एंगल। समझ रहे हो? तो यहां पे तीनों को हम लोग समझ लेते हैं एक बार कि क्या क्या हमारा किस तरीके से होता है, जिससे कि चीजें जो है क्लियर हो। जैसे कि यदि हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल की बात करें तो यहां पे स्लोप इज फ्रॉम फ्रंट, यानी कि जब स्लोप हमारा फ्रंट से बैक ऑफ द टूल होता है, यानी कि जैसे कि यहां पे देख सकते हो ये स्लोप मतलब क्या है, ढलान। जब ये स्लोप हमारा फ्रंट से बैक की तरफ होता है तो वहां पे जो रैक एंगल बनता है वो हमारा कौन सा रैक एंगल बनता है, वो हमारा पॉजिटिव रैक एंगल बनता है। और पॉजिटिव रैक एंगल जब बनता है तो ये कटाई आसान होती है, अच्छी फिनिश देता है, करली चिप्स निकलती है ना। तो इसके मेन मेन फायदे क्या है कि इजियर कटिंग हो जाता है, गुड सरफेस फिनिश, करली चिप्स। लेकिन ये क्या है, नरम पदार्थों के लिए यूज होता है। साथ ही साथ जैसे ही हम लोग इसको आगे से पीछे की तरफ स्लोप करेंगे, वहां पर हो क्या गया, देखो यहां पे एक चीज सिंपल समझो, वही वेज वाली कहानी आ गई। जैसे ही हमने इसको पीछे की तरफ किया तो यहां पर वेज हमारा क्या हो गया, पतला हो गया। और जैसे ही हम पीछे से जैसे आगे पीछे से आगे की तरफ स्लोप करेंगे, देखो वेज मोटा हो गया। ये थिकनेस देखो यहां पे, समझो ये हमारी मेन कहानी वेज एंगल की है कि वेज एंगल कैसा हो रहा है। अब जैसे ही वेज एंगल कम पतला हो गया, कम हो गया, तो वहां क्या हो गया, टूल हमारा शार्प हो जाता है। टूल शार्प हो गया तो क्या हो गया भाई, तीखा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सरफेस फिनिश अच्छा लेके आ जाएगा, करली चिप्स निकाल देगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कटिंग एज वीक तो हो गई, कमजोर तो हो गई, तो वो हार्ड मटेरियल के लिए यूज नहीं होगा। तो यहां पर भी सेम कहानी है। यदि हम लोग देखें, स्लोप इज फ्रंट से, स्लोप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, यानी कि फ्रंट से बैक की तरफ स्लोप होगा, वो हमारा पॉजिटिव रैक एंगल होगा। और इस रैक एंगल की खासियत क्या है, इजियर कटिंग होगी, इजी कटिंग तो होगी क्योंकि शार्प कटिंग एज हो गया है, सरफेस फिनिश अच्छी आएगी, करली चिप्स निकालेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यूज फॉर सॉफ्ट मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, इन सब के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, टूल लाइफ इज शॉर्ट, यानी कि टूल की जो लाइफ है वो जो है कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, हमारी टूल कटिंग एज का जो पॉइंट है, पॉइंट हमारा कमजोर हो गया है ना। तो हमारी टूल लाइफ यहाँ पे कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, वीक कटिंग एज हो जाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हम लोगों को नजर आते हैं। तो ये चीज क्लियर है। यदि हम लोग निगेटिव रैक एंगल की बात करें तो निगेटिव रैक एंगल में स्लोप इज फ्रॉम बैक टू फ्रंट, यानी कि जब स्लोप बैक से फ्रंट की तरफ होता है तो उस कंडीशन में वेज एंगल हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि कटिंग एज की मोटाई बढ़ जाएगी। तो क्या होगा यहां पे, उस कंडीशन में क्या होगा, यूज फॉर हार्ड ब्रिटल मटेरियल विथ कार्बाइड टूल। जनरली इसको कार्बाइड टूल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं यदि नेगेटिव रैक एंगल की बात करें, क्योंकि कार्बाइड टूल के माध्यम से हम हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करते हैं। तो जैसे ही नेगेटिव रैक एंगल की बात आएगी, हार्ड मटेरियल के लिए यूजफुल हो जाता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए यूजफुल हो जाता
जाता है, स्ट्रॉन्ग कटिंग एज हो जाती है, लॉन्ग टूल लाइफ हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई देती हैं जब हम लोग नेगेटिव रेक्टेंगल की बात करते हैं, राइट। प्रोड्यूस ब्रोकन चिप्स, यहां पे क्या है, हमारी करली चिप्स नहीं निकलती है, ब्रोकन चिप्स निकलती है। अब उसका सीधा सा रीजन है, अभी हमको पता है कि ब्रिटल मटेरियल की चिप्स कैसी निकलेगी, हार्ड मटेरियल की चिप्स कैसी निकलेगी, ब्रोकन निकलेगी। अब एंड हम लोग टफ मटेरियल की बात करें, जो हम लोगों का डक्टाइल मटेरियल है उसकी बात करें, या सॉफ्ट मटेरियल है उसकी बात करें, वहां करली चिप्स निकलेगी, और उसके लिए हम पॉजिटिव रेक्टेंगल वाले टूल का यूज करते हैं। वहां करली चिप्स निकलती है, यहां पे हमारी ब्रोकन चिप्स निकलती है, टूटी हुई चिप्स निकलती है। क्लियर है? तो यहां पे ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट हमारे निकल के आ रहे हैं, यदि यहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, ढलान जो है टूल की बैक से फ्रंट की ओर हो जाती है, कठोर और भंगुर धातुओं के लिए यूज करते हैं, जनरली कार्बाइड टूल में इसका प्रयोग किया जाता है नेगेटिव रेक्टेंगल का। कटिंग एज मजबूत होती है, टूल लाइफ लंबी हो जाती है, क्यों हो जाती है वो भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, और चिप्स जो है छोटे छोटे बनते हैं। फिनिश हमारी थोड़ी रफ आती है, फिनिश हमारी थोड़ी रफ आती है ना, फिनिश हमारी रफ आती है। अच्छा, एक और चीज यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जिससे कि चीजें जो है आपकी कंफ्यूजन में ना रहे। हम लोगों ने अभी जो है यहाँ पे दो प्रकार के कटिंग प्रोसेसेस को हमने पढ़ा था। वो था हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस। यहां से एक और क्वेश्चन, एक पॉइंट ऐड करना हम भूल गए थे, उसको ऐड कर लीजिएगा। यदि ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस और ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस की बात करें, तो क्या कोई स्टूडेंट्स बताना चाहेगा कि फिनिश टर्निंग के लिए या फिनिश मशीनिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, और रफ मशीनिंग के लिए किस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं? फिनिश के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्या फिनिश के लिए ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का प्रयोग करेंगे या ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस का प्रयोग करेंगे? फटाफट से बताइए, फिनिश के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यहां काफी सारे, बहुत ही बढ़िया भाई, शुभम यहां पे बोल रहे हैं फिनिश ऑर्थोग्राफिक, बिल्कुल। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, फिनिश की बात करें तो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस का प्रयोग हम फिनिश ऑपरेशन के लिए किया जाता है, एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस का प्रयोग हम लोग रफ ऑपरेशन के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। कई बुक्स में ये आपको गलत मिल जाएगा, तो वो रेफरेंस लेके आप कमेंट मत करने लगिएगा कि सर गलत बता दिया। ये 100% करेक्ट आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक कटिंग प्रोसेस फिनिश मशीनिंग के लिए, एंड ऑब्लिक्यू कटिंग प्रोसेस का प्रयोग हम रफ मशीनिंग के लिए करते हैं। तो ये चीज पॉइंट रह गया था, चूंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हम लोगों ने क्लियर किया। जैसे ही हमने वहां पे देखा कि यार चलो एक और रैक एंगल है हमारा, कौन सा सर? एक और है हमारा जीरो रैक एंगल। जीरो रैक एंगल, जीरो रैक एंगल, जीरो टॉप रैक एंगल में क्या होगा? कटिंग एज इज फ्लैट, यहां पे कोई स्लोप नहीं होगा, नो स्लोप। यहां पे देख रहे हो कोई स्लोप नहीं है, सीधा कटिंग एज बना दिया, नो स्लोप। यूज फॉर सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर के लिए यूज हम लोग कर लेते हैं जनरली जीरो रैक एंगल वाले टूल का, है ना। सीधी बिना ढलान की होती है, नरम और नचीली धातुएं जो होती हैं लाइक एल्यूमिनियम के लिए, ब्रास के लिए, कॉपर के लिए, इनके लिए हम लोग जीरो रैक एंगल जनरली प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, जीरो रैक एंगल के लिए कई बार पूछ लेता है इन मटेरियल के बारे में कि जीरो रैक एंगल किसके लिए दिया जाता है। एल्यूमिनियम, ब्रास एंड कॉपर, ये तीनों मटेरियल के लिए हम लोग कई बार जीरो रैक एंगल वाले टूल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो हमारा रैक एंगल क्लियर है। अब रैक एंगल से एक और क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, रैक एंगल फॉर्मेशन से रिलेटेड। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है समझिएगा, यदि मैं यूं कहूं कि आपके टॉप फेस और बेस के पैरेलल रेखा के बीच का एंगल कौन सा एंगल कहलाता है? आपके टॉप फेस और बेस के पैरेलल रेखा के बीच का एंगल कौन सा कहलाता है ना। आपका टॉप फेस मतलब ये वाला कटिंग एज वाला फेस, है ना। टॉप फेस और बेस के पैरेलल रेखा के बीच का एंगल कौन सा कहलाता है? तो हम बोलेंगे रैक एंगल, है ना। तो हम बोलेंगे रैक एंगल। यदि वो रैक एंगल को डिफाइन करता है पॉजिटिव, नेगेटिव, रैक, तो वो स्लोप की बात करेगा कि वो स्लोप पीछे से आगे की तरफ है या आगे से पीछे की तरफ है। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट एंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइड रैक एंगल। जैसे हमने टॉप सरफेस पर देखा टॉप रैक एंगल, अब साइड सरफेस पर देखेंगे साइड रैक एंगल। तो यहां पे देखो, एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड टॉप सरफेस ऑफ टूल, है ना। साइड कटिंग एज मतलब ये अभी हमने साइड कटिंग एज एंगल पढ़ा था, जहां पे हमने क्या किया था, साइड कटिंग एज एंगल कैसे निकाला था हमने? साइड कटिंग एज एंगल
यहां से एक्सेस के परपेंडिकुलर रेखा और साइड कटिंग एज के बीच का जो एंगल है वो साइड कटिंग एज एंगल होता है। यहां पे अब चूंकि हमको पता है कि सेंक कहां है, साइड रैक एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड टॉप सरफेस ऑफ द टूल। टॉप सरफेस ऑफ द टूल, ये वाली जो सरफेस है, उस सरफेस को यदि हम लोग देखें तो वो हमारा क्या कहलाता है, साइड रैक एंगल कहलाता है। स्लोप इज फ्रॉम कटिंग एज टू रियर साइड, यानी कि ये स्लोप कहां से रहेगा, कटिंग एज से पीछे की साइड, रियर साइड की तरफ जो स्लोप बन रहा है वो हमारा बेसिकली साइड रैक एंगल वाला कहलाएगा। और इसकी जो रेंज होती है ना, वो 0 डिग्री से 20 डिग्री रहती है और ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे ही मटेरियल के ऊपर डिपेंड वाली बात आती है ना, तो आपको क्लियर होना चाहिए जितना कम रैक एंगल होगा उतना ज्यादा हार्ड मटेरियल के लिए हम उस टूल को यूज कर पाएंगे, और जितना ज्यादा रैक एंगल पॉजिटिव जाते जाएंगे हम, उतना सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होगा। क्लियर है ना, डिपेंड ऑन मटेरियल मतलब जैसे कि हमने टॉप रैक एंगल में देखा कि निगेटिव रैक एंगल, जब हम निगेटिव में चले गए इसको मतलब हमने बहुत हार्ड मटेरियल के लिए उसको यूज कर पा रहे थे। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाते जाएंगे वहां पे क्या होगा, देखो रैक एंगल मतलब क्या, हम जितना ज्यादा रैक और क्लियरेंस एंगल को बढ़ा रहे हैं उसका मतलब उतना ज्यादा हम वेज एंगल को कम कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि भैया वेज एंगल, और देखा है कि वेज एंगल जितना ज्यादा होगा उतना मोटा कटिंग एज होगा और उतना अच्छे तरीके से हार्ड मटेरियल के लिए हम यूज कर पाएंगे, उतना ज्यादा स्ट्रेंथेबल होगा। अच्छा, तो एक एक सवाल और मन में आ रहा होगा कि सर जब हमको मजबूती टूल क्यों नहीं चाहिए, हम लोग फिर ग्राइंड ही क्यों करते हैं क्लियरेंस एंगल? यदि हम क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल नहीं ग्राइंड करेंगे तो टूल हमारा क्या होगा, शार्प नहीं होगा, तीखा नहीं होगा। कई बार हमको अच्छी सरफेस फिनिश की आवश्यकता होती है, फिनिशिंग की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमको शार्प टूल की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हमको क्लियरेंस और रैक एंगल ग्राइंड करना पड़ता है ताकि हमारा कटिंग एज शार्प हो जाए। तो इसका जो रेंज होता है, यदि हम लोग साइड रैक एंगल की बात करें, वो 0 डिग्री टू 20 डिग्री रहता है, डिपेंड ऑन मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। कंट्रोल चिप फ्लो डायरेक्शन एंड मेक कटिंग स्मूथ, ये चिप फ्लो डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता है ना, चिप्स के फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज होता है। एंड साथ साथ में स्मूथ कटिंग के लिए बेसिकली इसको हम लोग देते हैं ताकि स्मूथ कटिंग हो, हमारा कटिंग एज शार्प हो जाए, ये सारी चीजों के लिए। तो चिप फ्लो की दिशा नियंत्रित करता है, कटिंग स्मूथ करता है, ये सारे पॉइंट हमारे यहां से साइड रैक एंगल से बेसिकली निकल के आ जाते हैं। साइड रैक एंगल से किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, साइड रैक एंगल से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल, हम एक एक एंगल को यहाँ पे टूल में बनाते जा रहे हैं, लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ सारे एंगल्स जो है क्लियर हो गए, है ना। यहाँ पे समझते जाइएगा, पहले हमने साइड कटिंग एज बनाया, एंड कटिंग एज बनाया, अब हमने ऊपर से काट दिया भैया, रैक एंगल बना दिया, है ना। चलिए, एक स्लोप बना दिया पीछे की तरफ, रेयर की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्रंट क्लियरेंस एंगल। फ्रंट क्लियरेंस एंगल टूल के फ्रंट या फिर एंड के ऊपर, फ्रंट यानी कि सामने, सामने की तरफ, साइड क्लियरेंस एंगल मतलब उसके साइड में जहां हमने साइड कटिंग एज एंगल बनाया था। साइड मतलब ये वाला फेस, फ्रंट मतलब ये वाला फेस, टॉप मतलब ये वाला फेस, समझ रहे हो ना। यदि हम लोग इमेज के माध्यम से यहां देखें, अब देखो यहां पे समझिएगा, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, सबसे पहले देखो क्लियरेंस एंगल को समझ लो। क्लियरेंस एंगल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, यदि मेन क्लियरेंस एंगल का पर्पस की बात करें, क्लियरेंस एंगल अलाउ ओनली द कटिंग एज टू टच द वर्कपीस, प्रिवेंट रबिंग, यानी कि हम ये इंश्योर करते हैं क्लियरेंस एंगल देके कि हमारा कटिंग एज ओनली वर्कपीस के कांटेक्ट में आए, बाकी का जो बॉडी पार्ट है टूल का वो वर्कपीस के कांटेक्ट में ना आए, ताकि जो रबिंग एक्शन है, घर्षण है, वो ना हो सके, है ना। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए, ये हमारा क्लियरेंस एंगल का पर्पस होता है। अब देखो क्लियरेंस एंगल से जो क्वेश्चन पूछता है उसको समझ लीजिएगा। यहां पे इन्होंने क्या बोला, इट इज द स्लोप बिटवीन द फ्रंट कटिंग एज एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे भी आपको मिल जाए ना लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस, यदि हम लोग टूल एक्सिस के परपेंडिकुलर रेखा को देख रहे हैं नीचे की तरफ, वहां पे वो कोई ना कोई क्लियरेंस एंगल होगा। यदि हम लोग फ्रंट में देख रहे हैं, जैसे कि यहां पे फ्रंट कटिंग एज
एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस, वो फ्रंट क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। यदि मैं यहां पे बोलूं साइड कटिंग एज एंड लाइन परपेंडिकुलर, साइड कटिंग एज मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस, तो वो मेरा क्या होगा, साइड क्लियरेंस एंगल होगा। समझ रहे हो? तो यहां पे यदि हम फ्रंट क्लियरेंस एंगल की बात करें तो इसीलिए हमने फ्रंट क्लियरेंस एंगल, फ्रंट कटिंग एज लिया है। ये हमारा फ्रंट कटिंग एज है। इस कटिंग एज से हमने नीचे परपेंडिकुलर रेखा डाली एक्सिस के, और ये वाले इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो मेरा कौन सा एंगल है भाई, वो साइड क्लियरेंस एंगल यहां पे नजर आ रहा है। स्लोप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहां पे क्या हो गया, ये मेरा टॉप है, इससे बॉटम यानी कि अंदर की तरफ जो काट दिया है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो बेसिकली हमारा फ्रंट क्लियरेंस एंगल कहलाएगा। क्लियर है? तो ये इसका काम क्या है, ऑलरेडी हमने देख लिया कि ये कटिंग एज को ओनली टच में आने देता है वर्कपीस के, बाकी जो भी बॉडी पार्ट है उसको टच नहीं होने देता है, जिससे कि फ्रिक्शन हमारा नहीं होता है। इफ क्लियरेंस एंगल इज लार्ज, कटिंग एज बिकम वीक, दिस इज द इंपॉर्टेंट। जैसे ही हम लोग क्लियरेंस एंगल को बड़ा करेंगे, क्लियरेंस एंगल को ज्यादा देंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा कटिंग टूल वीक हो जाएगा। क्यों वीक हो जाएगा भैया, जो वेज एंगल है ना वो कम होने लग जाएगा, और वेज एंगल कम होगा तो टूल कमजोर होगा। हम टूल को ज्यादा घिस रहे हैं ना, ज्यादा हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं, यदि हम लोग क्लियरेंस एंगल ज्यादा दे रहे हैं तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ क्लियरेंस एंगल इज टू लार्ज, यदि क्लियरेंस एंगल लार्ज रखते हैं तो कटिंग एज बिकम वीक। लेकिन साथ साथ में कटिंग टूल की कटिंग एज शार्प भी होती है, यानी कि तीखी भी होती है। समझ रहे हो? तो इसीलिए रिकमेंडेड क्लियरेंस एंगल हमेशा होना चाहिए। यहां पे एक बार बता दें किस तरीके से। देखिए यहां पे समझिएगा, यहां पे समझिएगा, क्लियरेंस एंगल हमने क्या किया, यहां पे अभी ये वाली जो कटिंग एज है सामने की ये स्ट्रेट थी, हमने इसको इस तरीके से, यानी कि ये मेरी एक सीधी रेखा है ना, एंड यही मेरी क्या थी, फ्रंट कटिंग एज थी। लेकिन इस फ्रंट कटिंग एज को मैंने क्या किया, इस तरीके से अंदर की तरफ दबा दिया। देखो ये अंदर की तरफ दबा दिया, और ये तो परपेंडिकुलर, ये मेरा टूल का एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर रेखा ये है, तो इसके बीच का जो एंगल है वो मेरा क्या है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल है। वो क्या है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल है। इसी प्रकार मेरा साइड क्लियरेंस एंगल रहता है। साइड क्लियरेंस एंगल में क्या है, ये मेरी मान के चलो भाई, यहां पे समझिएगा, देखो साइड क्लियरेंस एंगल की यदि हम लोग बात करने लगे तो साइड क्लियरेंस एंगल कैसे रहेगा, साइड कटिंग एज एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस। साइड कटिंग एज कहां रहेगी सर, ये है साइड कटिंग एज, है ना, ये पहले सीधी थी, अब ये वाला जो नीचे का स्लोप है ये परपेंडिकुलर रेखा, और इसके बीच में जो हम लोगों ने अंदर की तरफ इसको ऐसे स्लोप में काट दिया, तो वो मेरा क्या होगा, साइड क्लियरेंस एंगल। ये क्या प्रोवाइड, क्लियरेंस एंगल का मेन पर्पस क्या है कि ताकि हमारा टूल का ओनली कटिंग एज कांटेक्ट में रहे, बाकी चीजें कांटेक्ट में ना रहे। अब देखो यदि साइड कटिंग, साइड क्लियरेंस एंगल की बात करें तो सिंपल, जैसे कि हमने देखा ये भी एक तरीके का स्लोप है। ये कहां का स्लोप है, साइड कटिंग एज एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस। यदि एंड कटिंग एज और लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस की बात करें तो वो हमारा एंड क्लियरेंस एंगल रहता है। स्लोप इज फ्रॉम टॉप ऑफ साइड कटिंग एज टू बॉटम, ये वाली जो साइड कटिंग एज है वो टॉप से बॉटम तक हमने एक स्लोप बना दिया, ढलान बना दी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो ढलान बनी है वो हमारी क्या कहलाती है, साइड क्लियरेंस एंगल कहलाती है। पर्पस हमारा सेम होता है कि टूल हमारा रगड़ ना खाए वर्कपीस के साथ में, वर्कपीस के कांटेक्ट में ओनली कटिंग एज आए, बाकी का भाग बॉडी, टूल की बॉडी वर्कपीस के कांटेक्ट में ना आए, जिससे फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना हो, रबिंग एक्शन को कम कर सकें। नीड टू बी इंक्रीज इफ फीड रेट इज हायर, दिस इज द इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं, यदि फीड रेट हमारी ज्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस टूल के इस एंगल को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों भैया, क्या जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई हमको इसको इंक्रीज करने की, फीड रेट यदि इंक्रीज करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या, देखो ये कटिंग एज हमारी कटिंग कर रही है ऐसे, जैसे कि होता कटिंग, कटिंग कैसे होती है हमारी, मान के चलिए ये मेरा एक जॉब है, एक हल्का सा एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट कि चीजें आपकी जो है ना क्लियर हो जाए, है ना।
यहां पे ये मेरा टूल है ना, ये मेरा टूल है, ऐसे कटिंग करते हुए चल रहा है, फीड इस डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो यदि मैंने फीड ज्यादा दी तो जो नीचे का स्लोप है, नीचे का स्लोप है वो क्या होगा, वो रगड़ खाएगा। यदि बहुत ज्यादा फीड है, मेरी फीड हाइयर है, तो वो स्लोप को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ये जो स्लोप है इसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, रगड़ खा जाएगा। और मेन पर्पस क्या है हमारा क्लियरेंस एंगल का, कि रबिंग एक्शन को बचाने के लिए, कि हम लोग रबिंग एक्शन को बेसिकली बचा सकें। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि फीड रेट के ऊपर डिपेंड भी करता है कहीं ना कहीं साइड क्लियरेंस एंगल। दिस इज द इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन भी आ जाता है आप लोगों का कि साइड क्लियरेंस एंगल जो है, कौन सा एंगल फीड रेट के ऊपर डिपेंड करता है। साइड क्लियरेंस एंगल कहीं ना कहीं फीड रेट से भी साइड क्लियरेंस एंगल प्रभावित होता है। यानी कि यदि फीड रेट हम हाइयर रखेंगे, उस कंडीशन में इस एंगल को इंक्रीज करना होता है। तो ये चीज क्लियर है। करेक्ट वैल्यू आर टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्ट फ्रॉम प्रॉपर ग्राइंडिंग। हम लोगों को करेक्ट वैल्यू में ग्राइंड करना चाहिए, इसकी पूरा स्टैंडर्डाइज होता है, इसका चार्ट होता है कि कितना क्लियरेंस एंगल किस मटेरियल के लिए हमको रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा साइड रिलीफ एंगल। अगला है कौन सा, साइड रिलीफ एंगल। अब देखो साइड रिलीफ एंगल का मतलब है कि जब हम लोग पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करते हैं तो वहां पे साइड में हमको रिलीफ की आवश्यकता होती है। रिलीफ मतलब कि जहां पे हम लोगों को थोड़ा क्लियरेंस मिल जाए। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए जब हम लोग पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करते हैं तो टूल का जो कटिंग एज होता है आगे का, पार्टिंग टूल हमारा कैसा होता है, पार्टिंग टूल हमारा कुछ ऐसा होता है, देखो पार्टिंग टूल हमारा कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, यदि यहां पे हम बात करने लगे, यहां पे साइड रिलीफ एंगल का मतलब क्या है, देखो आगे का जो टूल विड्थ है, टूल विड्थ है वो ज्यादा है, और पीछे टूल विड्थ हमारी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ये टूल की कटिंग एज की चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो जा रही है। तो यहां पे यदि मैं यहां से रेखा खींच दूं यहां से, तो ये वाला जो एंगल है वो मेरा कौन सा कहलाता है, साइड रिलीफ एंगल। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि जब मैं पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करता हूं तो जो ग्रूव की चौड़ाई है वो मेरे साइड से ज्यादा होती है, यानी कि टूल के कटिंग एज की चौड़ाई से ज्यादा होती है, पीछे वाले कटिंग एज की चौड़ाई से, ताकि जब टूल धीरे धीरे पार्टिंग ऑफ करते हुए वर्कपीस के अंदर जाए तो उसके अंदर फंसे ना, नहीं तो फंस के क्या होगा, टूट जाएगा। समझ रहे हो, फंस के टूट जाएगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा साइड रिलीफ एंगल होता है। यह कोण पार्टिंग ऑफ या फिर अंडर कटिंग टूल में दोनों तरफ बनाया जाता है कुछ इस तरीके से, जिससे कटिंग एज की चौड़ाई पीछे के हिस्से से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। उद्देश्य क्या है, टूल के किनारों को वर्कपीस से रगड़ने से बचाने के लिए, जो एजेस हैं, किनारे हैं, उनको रगड़ने से बचाने के लिए, इससे जो कटिंग है स्मूथ होती है, टूल वियर नहीं होता है, टूल में घिसावट नहीं होती है, साथ में टूल में फंस के टूटने की गुंजाइश नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि टूल फंस गया अभी या अंदर जाने के बाद में और टूल टूट गया। तो इससे क्या है, एक क्लियरेंस बना होता है, एक रिलीफ मिल जाता है हमारे टूल को साइड से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइड रिलीफ एंगल बोलते हैं ना। क्लियर है, ये क्या है, साइड रिलीफ एंगल है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रैक क्लियरेंस एंड वेज एंगल। तीनों के रिलेशन को समझ लेते हैं कि तीनों का बेसिकली रिलेशन क्या है आपस में। तीनों का बोथ साइड 3 डिग्री, बिल्कुल बोथ साइड, साइड रिलीफ एंगल दोनों तरफ 3 डिग्री दे देते हैं। तो यहां पे देखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन रैक क्लियरेंस एंड वेज एंगल, हम लोग रिलेशन समझ लेते हैं तीनों का, कि रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल एंड वेज एंगल का आपस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, यदि हम लोग बात करें कटिंग इफिशियंसी के लिए, तीनों ही एंगल आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि कोई भी एंगल यदि हम लोग इधर उधर करेंगे तो आपस में वो एक दूसरे एंगल को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो समझिएगा, यदि हम लोग रैक एंगल की बात करें, रैक एंगल बढ़ने पर वेज एंगल घट जाता है, टूल आसानी से घुस जाता है सॉफ्ट मटेरियल में, या बोले कि वीक हो जाता है। समझिएगा, रैक एंगल, इफ रैक एंगल इंक्रीजेस वेज एंगल डिक्रीजेस। अभी हमने देखा था ना, यदि रैक एंगल को इंक्रीज करेंगे तो वेज एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि टूल ज्यादा घिसेगा। और टूल पेनिट्रेट्स इजीली, पेनिट्रेट इजीली क्यों करेगा,
चूंकि भैया वो शार्प हो गया, तीखा हो गया, पेनिट्रेट करेगा, गुड फॉर सॉफ्ट मटेरियल, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, हार्ड मटेरियल के ऊपर काम नहीं करेगा। हार्ड मटेरियल में यूज करने की कोशिश करोगे तो टूट सकता है। बट स्मॉलर वेज एंगल, वीक टूलिंग, लो स्ट्रेंथ। अभी हमने देखा स्मॉलर वेज एंगल होगा तो क्या होगा, हमारा लो स्ट्रेंथ होगी, वीक टूल हो जाएगा। फॉर हार्ड मटेरियल रैक एंगल इज कैप्ट जीरो और निगेटिव। जब हम लोग हार्ड मेटल की बात करते हैं तो रैक एंगल को क्या करते हैं, जीरो या फिर निगेटिव, ज्यादातर निगेटिव रखते हैं, टू मेक टूल स्ट्रॉन्गर। क्यों स्ट्रॉन्गर हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि रैक एंगल इंक्रीजेस, वेज एंगल डिक्रीजेस, रैक एंगल डिक्रीजेस, वेज एंगल इंक्रीजेस, और वेज एंगल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टूल हमारा स्ट्रेंथेबल होगा, मजबूत होगा। साथ साथ में क्लियरेंस एंगल का कैसे भैया कनेक्शन है, क्लियरेंस एंगल फिक्स्ड डिपेंड ऑन सरफेस ज्योमेट्री, प्रिवेंट्स रबिंग, इसके आधार पर रहता है। कटिंग एफिशिएंसी के लिए तीनों एंगल आपस में जुड़े हैं हमने देखा, लेकिन यहां पर हार्ड मेटल्स काटने के लिए रैक एंगल को हम लोग निगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, रैक एंगल को कम करते हैं ताकि वेज एंगल हमारा बेसिकली बढ़ सके। सामान्यतः निश्चित होता है हमारा क्लियरेंस एंगल, वो हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से रहता है ताकि वर्कपीस हमारा बेसिकली टूल के साथ में रगड़ ना खाए। अब ये तीनों का कनेक्शन मैथमेटिकली कैसे है, यदि हम लोग देखें, यहां पे आपको एक नजर आ रहा होगा, यहां पे अल्फा हमारा क्लियरेंस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा हमारे वेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गामा हमारे रैक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं अल्फा बीटा गामा तीनों को ऐड कर दूं तो यहां पे तीनों हमारे कितना एंगल बनाएंगे, तीनों कितना एंगल बनाएंगे यहां पे, यदि ये इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्लियर नजर आ रहा है, 90 डिग्री है। अब मैं यूं कहूं कि यदि मैं इस 90 में से अल्फा और गामा को घटा दूं, अल्फा मतलब क्लियरेंस एंगल, गामा मतलब रैक एंगल को घटा दूं, तो मेरा क्या बचता है, वेज एंगल बचता है। या मैं यूं कहूं कि वेज एंगल में मैं क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल को जोड़ दूं तो 90 डिग्री हो जाता है। तो यदि आपको कोई दो एंगल दिए हो और एक एंगल निकालना हो तो क्या आप निकाल पाओगे, क्या आप निकाल पाओगे? चलिए यहां पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बताइए। अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैज अ रैक एंगल, यानी कि रैक एंगल जो है वो 12 डिग्री है, एंड क्लियरेंस एंगल यहां पे बोला है कि 8 डिग्री है। फाइंड द बेस एंगल, आपको वेज एंगल को फाइंड करना है। रैक एंगल की वैल्यू दी हुई है 12 डिग्री, क्लियरेंस एंगल की दी हुई है 8 डिग्री, आपको निकालना है वेज एंगल। क्या निकल के आएगा, दीपक कुमार 70, बहुत ही बढ़िया, वीके पटेल बहुत अच्छे भाई, दीपक कुमार बहुत बढ़िया। क्या निकल रहा है, 70 डिग्री। कैसे निकल रहा है, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि रैक, क्लियरेंस और वेज तीनों मिला के 90 है। तो यदि हम यहां पे 12 और 8 को जोड़ें तो 20 डिग्री हो गया, और 90 में से 20 को यदि माइनस करें तो हमारा कितना बचा सर, 70 डिग्री। तो हमारा बीटा कितना बचा, 70 डिग्री। क्लियर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लें यहां से, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन यहां से बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलो भाई फर्स्ट का बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द एंगल बिटवीन द, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द फ्रंट ऑफ द कटिंग एज एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस इज कॉल्ड। समझ में आ रहा है, हमने क्या देखा था कि जहां पे आपको समझ में आ जाए लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस इज कॉल्ड, और किसी कटिंग एज को ले ले, कोई भी कटिंग एज और उसके परपेंडिकुलर रेखा, वहां पे क्लियरेंस एंगल कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। कटिंग एज के सामने और टूल एक्सिस पर खींची गई लंबवत रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा भैया, क्लियरेंस एंगल। क्या कहलाएगा, क्लियरेंस एंगल। क्लियर है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट यहां पे समझिएगा, अगला प्रश्न में इन्होंने बोला है यदि रैक एंगल 10 डिग्री,
क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री है तो वेज एंगल कितना होगा? कितना होगा भैया? हमको क्या पता है सर? वेज एंगल प्लस रैक एंगल प्लस क्लियरेंस एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। ये तो पता है हमको, अभी देखा था। हमको वेज एंगल निकालना है। सर यहां पे बोल रहे हैं रैक एंगल 10 डिग्री और क्लियरेंस एंगल है हमारा 8 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा वेज एंगल बराबर क्या होगा भैया? 90 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा सर? 72 डिग्री। क्या हो जाएगा? 72 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, थर्ड नंबर का। पॉजिटिव रैक एंगल सामान्यतः किस प्रकार की धातुओं के लिए प्रयोग होता है? यदि हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल की बात करें तो पॉजिटिव रैक एंगल सामान्यतः किस प्रकार की धातुओं के लिए प्रयोग होता है? हार्ड मेटल्स, सॉफ्ट मेटल्स, ब्रिटल मेटल्स या फिर कास्ट आयरन? किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? सामान्यतः किस प्रकार की धातुओं के लिए प्रयोग होता है पॉजिटिव रैक एंगल? अभी हमने देखा था कि निगेटिव रैक एंगल कहां प्रयोग करते हैं? हार्ड ब्रिटल मटेरियल के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं पॉजिटिव रैक एंगल, जहां से हमारी कर्ली चिप्स निकलती है। राइट? तो क्या होगा? सॉफ्ट मटेरियल, नरम धातुओं के लिए हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल का इस्तेमाल करते हैं। निगेटिव रैक एंगल इज यूज्ड फॉर, निगेटिव रैक एंगल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? एल्यूमिनियम की कटाई के लिए, पीतल की कटाई के लिए, कठोर धातुओं के लिए, कार्बाइड टूल के लिए, लकड़ी की कटाई के लिए, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं निगेटिव रैक एंगल? तो निगेटिव रैक एंगल जनरली कार्बाइड टूल फॉर हार्ड मेटल्स, यानी कि कार्बाइड या फिर हार्ड मटेरियल, कार्बाइड टूल पर सामान्यतः किस प्रकार का रैक कोण प्रयोग किया जाता है? निगेटिव रैक कोण प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जीरो रैक एंगल इज कॉमनली यूज्ड फॉर, जीरो रैक एंगल सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? वुड, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील? क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पे? किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यदि जीरो रैक एंगल की हम बात करने लगे? तो जीरो रैक एंगल इज यूज्ड फॉर कॉपर, ब्रास एंड एल्यूमिनियम। तीनों ही मटेरियल में हम लोग जीरो रैक एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? तीनों ही मटेरियल में जीरो रैक एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड रैक एंगल वेरियस जनरली बिटवीन, साइड रैक एंगल सामान्यतः किस सीमा के बीच होता है? यदि हम लोग किसकी बात करें? साइड रैक एंगल की बात करें, क्या 0 टू 10 डिग्री, 0 टू 20 डिग्री, 10 टू 30 डिग्री, 20 टू 40 डिग्री? हमने क्या देखा था कि साइड रैक एंगल 0 टू 20 डिग्री होता है और ये डिपेंड करता है हम किस मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं। यदि हार्ड मटेरियल की करेंगे तो कम रैक एंगल रहेगा और सॉफ्ट की करेंगे तो ज्यादा रहेगा। तो 0 से लेके 20 डिग्री तक हमारा साइड रैक एंगल रहता है। अगला क्वेश्चन है, टूल की फ्लैंक को वर्कपीस से रगड़ने से बचाने के लिए दिया गया कोण क्या कहलाता है? क्या साइड रैक एंगल कहलाता है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल कहलाता है, एंड कटिंग एज एंगल कहलाता है, या अप्रोच एंगल कहलाता है? समझ रहे हो? टूल की फ्लैंक को वर्कपीस से रगड़ने से बचाने के लिए क्या होगा भाई? क्या करेक्ट आंसर यहां से निकल के आएगा भाई? जहां भी बात आ जाए कि रबिंग, प्रिवेंट रबिंग, प्रिवेंट रबिंग मतलब कि जहां पे रगड़ने से बचा रहा है, तो वो हमारा क्लियरेंस एंगल ही कहलाएगा। अब यहां पे क्लियर बोल दिया है कि हमारे पास में एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, है ना? क्या करेक्ट होगा? फ्रंट क्लियरेंस एंगल इज द करेक्ट आंसर, जो कि आगे का जो फ्लैंक है उसको वर्कपीस से रगड़ने से बचाएगा। इफ रैक एंगल इंक्रीजेस टू मच वेज एंगल बिकम्स, यानी कि यदि रैक एंगल बहुत बढ़ा दिया जाए तो वेज एंगल हो जाता है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या कोई नहीं? क्या होगा? डिक्रीज होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ज्यादा हम घिसेंगे तो भैया वेज हमारा कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइड कटिंग एज एंगल को और क्या कहते हैं? द साइड कटिंग एज एंगल इज आल्सो कॉल्ड, साइड कटिंग एज एंगल को और क्या बोला जाता है? साइड कटिंग एज एंगल का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया भाई, बीके पटेल, दीपक कुमार, भरत, नरेश खत्री, बहुत अच्छे, प्रिया यादव। क्या निकल कर रहे हैं? अप्रोच एंगल। अप्रोच एंगल हम किसको, साइड कटिंग एज एंगल का दूसरा नाम हमारा अप्रोच एंगल है।
एंड कटिंग एज एंगल इज यूजली ग्राउंड एट, जो एंड कटिंग एज एंगल है सामान्यतः कितने डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है? सामान्यतः, रेंज अलग है, सामान्यतः हम लोग कितने डिग्री एंगल पर ग्राइंड करते हैं एंड कटिंग एज एंगल को? सामान्यतः 30 डिग्री। रेंज हमारी क्या होती है? 25 से 40 डिग्री। रेंज क्या होती है? 25 से 40 डिग्री, लेकिन सामान्यतः हम लोग उसको ग्राइंड करते हैं 30 डिग्री पर। नेक्स्ट यदि देखें, यहां पे बोला है नोज एंगल साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज से बनने वाला कोण सामान्यतः कितना होता है? बताइए, जिसको नोज एंगल भी हम लोग बोल देते हैं कई बार, कितना होगा? द नोज एंगल फॉर्म्ड बाय साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज दोनों को मिला दें तो हमारा 90 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 90 डिग्री। उसको नोज एंगल भी बोल देते हैं हम लोग कई बार। यहां पे क्या, कौन सा कोण सीधे चिप फ्लो की दिशा को प्रभावित करता है? विच एंगल डायरेक्टली इफेक्ट चिप फ्लो डायरेक्शन? चिप फ्लो डायरेक्शन में डायरेक्टली कौन इफेक्ट डाल रहा है? साइड रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, वेज एंगल या नोज एंगल? तो रैक एंगल चिप्स के फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है ना? तो साइड रैक एंगल इज द करेक्ट आंसर। टू मच क्लियरेंस एंगल रिजल्ट इन, बहुत अधिक क्लियरेंस एंगल देने से क्या होगा? यदि हम लोग बहुत अधिक क्लियरेंस एंगल दे दें तो उस कंडीशन में क्या होगा? बहुत अधिक क्लियरेंस एंगल देने से क्या टू एज स्ट्रॉन्गर, टूल मजबूत होगा, टूल कमजोर होगा, स्मूथ सतत फिनिश मिलेगी, चिप लगातार बनेगी। अब देखो यहां पे क्या है ना, आपको दो ऑप्शन लग रहे होंगे कि स्मूथ सरफेस फिनिश लगाएं या फिर हम लोग टूल एज वीकर लगाएं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, हमारा मोस्टली इफेक्ट क्या होता है भैया? टूल कमजोर के ऊपर, है ना? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टूल एज वीकर। नहीं, कास्ट आयरन के लिए नहीं करते, ब्रिटल मटेरियल के लिए हम नेगेटिव रैक एंगल की तरफ जाते हैं, ना कि जीरो की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 14 नंबर का, इन ऑर्थोगोनल कटिंग कटिंग एज इज, यानी कि ऑर्थोगोनल कटिंग में कटिंग एज कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू कटिंग डायरेक्शन, कटिंग डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होता है, इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल, या फिर पैरेलल टू फीड डायरेक्शन, या इंक्लाइंड 90 डिग्री से अधिक झुका हुआ? क्या होगा बताइए? ऑर्थोगोनल में हमने क्या देखा था? ऑर्थोगोनल में परपेंडिकुलर टू कटिंग डायरेक्शन, हमारा कटिंग एज कटिंग डायरेक्शन से कैसा रहता है ना? ये हमारा टूल है, ये फीड डायरेक्शन है, फीड डायरेक्शन से कटिंग एज कैसा है? 90 डिग्री में। कैसा? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री, है ना? नेक्स्ट देखें, इन ऑब्लिक्यू कटिंग नंबर ऑफ कटिंग फोर्सेस कंपोनेंट्स आर, यानी कि ऑब्लिक्यू कटिंग में कटिंग फोर्सेस के कितने घटक होते हैं? दो घटक, तीन घटक, चार घटक या एक घटक? बहुत बढ़िया। कितने होते हैं? तीन घटक बेसिकली काम करते हैं ना? कितने घटक काम करते हैं? तीन घटक हमारे काम करते हैं। तो ये हमारे कुछ कटिंग एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस तरीके के आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। बाकी कोशिश पूरी है कि यहाँ पे एक एक एंगल को हम लोगों ने बहुत ही इन डेप्थ तरीके से समझा, जहां पे उसके फॉर्मेशन से लेके उसकी इंपॉर्टेंस से लेके, सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन यदि यहाँ से आ जाए तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बेसिकली मिस ना हो, है ना? कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस ना हो। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को क्लास को ज्वाइन करने के लिए।